फैटी लीवर का मतलब है लिवर में फैट, माने अत्यधिक मात्रा वसा की अगर लिवर में जमा हो जाए तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। और कॉमन सेंस कहती है कि फैटी लीवर किसको होगा, या तो उसके बॉडी में वसा माने फैट ज़्यादा है, वो फैट का ज़्यादा कंजप्शन करता है, या वो अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग करता है। लोगों को पेट में जो समस्याएं हैं, चाहे वो इरिटेबल बाउल होना, चाहे वो सीवियर गैस्ट्राइटिस होना, चाहे वो कहें कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरा पेट का ब्लोटिंग हो रही है, मेरे पेट का फूलना, तो इसमें हमारी प्रैक्टिस में एज अ फिजिशियन ये पेशेंट्स अब बहुत एक बड़ी मात्रा बोलते हैं, जिसमें जो एक्सेसिव लाइफस्टाइल स्ट्रेस के कारण उनको पेट में गैस्ट्राइटिस और अन्य बीमारियां होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पवन रावल। आई एम सीनियर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रेंटोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम। वी आर फॉर्चुनेट टुडे, आज हमारे साथ डॉक्टर विजय कपूर हैं, जो एक बहुत सीनियर फिजिशियंस हैं। 20 साल प्लस से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका एक अपना हॉस्पिटल है और बहुत ही डाइवर्स तरह के पॉपुलेशन को वो देखते हैं और कैटर करते हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और आपस में कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, कुछ प्रिवेंटिव जानकारियाँ देंगे और कुछ चीज़ों के इलाज जानेंगे। डॉक्टर कपूर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। आज ही मैं एक पेशेंट देख रहा था अभी दिन में सर, तो ही वॉज अ मिडल एज पर्सन, 40-45 साल का पर्सन था वो, और उसने एक अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें ग्रेड 1 फैटी लीवर लिखा हुआ था। अब हमारे पास आपके पास भी, आई एम श्योर हमसे भी ज़्यादा, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिसमें किसी में ग्रेड 1 फैटी लीवर होता है, किसी में ग्रेड 2 फैटी लीवर होता है। मतलब वो लोग फैटी लीवर से ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल से परेशान होते हैं और उनको पता ही नहीं है कि उनको कोई रिश्तेदार सलाह देता है भाई फैटी लीवर ग्रेड 1 हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई ग्रेड 4 फैटी लीवर होता है, उसमें भी परेशान रहते हैं। सो एज अ जनरल प्रैक्टिशनर मेरी प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट ऑलमोस्ट रोज़ आते हैं, कई सारे, जो कि फैटी लीवर्स उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली में है क्या। सो सर, आप अपनी जो एक्सपर्टीज़ है फैटी लीवर के बारे में, उसके बारे में बताओ कि पहली बात तो फैटी लीवर क्या है, और दूसरी बात किसको घबराना चाहिए और किसको नहीं घबराना चाहिए, और तीसरा पॉइंट इसी सीरीज़ में कि अगर है फैटी लीवर, घबराने वाली बात जिसको है, उसको करना क्या चाहिए। वेरी रेलिवेंट डॉक्टर कपूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है क्वेश्चन फिजिशियन का भी केवल नहीं है, जनता का भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एंड आई फेस दिस क्वेश्चन वेरी वेरी कॉमनली इन माई ओपीडी। सो फैटी लीवर का मतलब है लिवर में फैट, माने अत्यधिक मात्रा वसा की अगर लिवर में जमा हो जाए तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। और कॉमन सेंस कहती है कि फैटी लीवर किसको होगा, या तो उसके बॉडी में वसा माने फैट ज़्यादा है, वो फैट का ज़्यादा कंजप्शन करता है, या वो अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग करता है। सो इसका मतलब द रिस्क फैक्टर फॉर द फैटी लिवर वुड बी ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ बैलेंस डाइट एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। तो मोटा मोटा हम इसको क्लासीफाई करेंगे। आपने बोला कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर बहुत कॉमनली मिलता है। बिल्कुल कॉमन नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, अब हम बहुत ही एफ्लुएंट लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर एक्चुअली, आई थिंक, हम प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस में जा रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी से। तो जो अबंडेंस है वो हमें दिख रही है मेटाबॉलिक डिजीज़ की फॉर्म में, जिसमें शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है और फैटी लिवर, ये 4 कॉमन चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स ओबेसिटी। तो वापस अगर हम अपने टॉपिक पे आएँ, फैटी लिवर अगर आपको मिलता है तो सबसे पहला काम ये देखने का है कि क्या आप में कोई फैटी लीवर का कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। जैसे कि क्या आप ओबीज़ हैं, आपका बॉडी मास इंडेक्स 23 से ज़्यादा तो नहीं है, क्या आप अत्यधिक मात्रा में शराब तो नहीं पीते, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, और डाइट आपका कैसा है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर मिलने से परेशान नहीं होना है, चूँकि 100 फैटी लीवर अगर आप डिटेक्ट करेंगे तो उसमें से 75 to 80% को वो डैमेज नहीं करता। वो एक ब्लैंड फैटी लीवर है, ओवर द टाइम इट विल स्टे। इट डजंट मीन दैट वी डोंट एक्ट ऑन दिस, वी शुड एक्ट, बट उससे घबराना नहीं है। एज अ गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट मेरा जो रोल है उन फैटी लीवर को डिटेक्ट करने का है जो शरीर में लीवर को डैमेज करेंगे और एक टर्म को पैदा करेंगे जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, जब भी फैटी लीवर आपकी बॉडी में रहेगा काफ़ी टाइम तक, या उसका रिस्क फैक्टर रहेगा, तो वो लीवर को धीरे धीरे इंजर करेगा। और बॉडी की टेंडेंसी है कि हर इंजरी के बदले इन्फ्लेमेशन करती है और हर इन्फ्लेमेशन के बदले स्कारिंग होगी। तो उसी प्रकार से फैटी लीवर कुछ केसेस के अंदर लीवर को स्कार करेगा और उसके नॉर्मल फंक्शन को होने से रोकेगा। ये ग्रुप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स वी हैव टू एक्ट ऑन। सो एज अ फिजिशियन, यू एंड मी एज अ गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट, वन, हमको
अलग करना है उन मरीज़ों को या लोगों को जिनके अंदर फाइब्रोसिस के चांसेस हैं। वेरियस टेस्ट अवेलेबल हैं, फाइब्रोस्कैन करके एक टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम पता कर सकते हैं। सभी लोगों को हिदायत देना है कि उनको वो सभी प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं जिससे फैटी लीवर या तो बढ़े नहीं या वो डैमेज ना करे, जिसमें सबसे ऊपर फिजिकल एक्टिविटी है, वज़न का कंट्रोल है, डाइट को मैनेज करना, एक्स्ट्रा फैट और कार्बोहाइड्रेट पे कंट्रोल करना, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। ऑफ कोर्स अल्कोहल इज़ अ वेरी वेरी कॉमन कॉज, सो उसके भी एक्सेस यूज से बचना है। एंड एज आई सेड, एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस तो वही बात है कि जब भी इस टाइप के पेशेंट आते हैं जो कि ऑब्वियसली ग्रेड 3 ग्रेड 4 फैटी लीवर के पेशेंट्स हम हमेशा गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, पर जब भी फैटी लीवर का ग्रेड 1 ग्रेड 2 या कोई भी ग्रेड का पेशेंट आता है तो सबसे पहले मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई ज़्यादातर जो हमारा जो ज़्यादा रोल है वो आपका खुद का है। आपको अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि आपको फिट रहना, एक आइडियल बॉडी वेट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी है। सो सर, फैटी लीवर के टॉपिक के बाद हम आजकल की जो लाइफस्टाइल है हमारे यंगस्टर्स की, मतलब 25 से 50 वाले जो एज ग्रुप है, उसमें वो ऑफिस में जो आईटी की जॉब्स बढ़ रही हैं या जो भी जॉब करते हैं उसमें एक्सेसिव स्ट्रेस रहता है उनके माइंड में। मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स छोटी छोटी बात पे एक्सेसिव टेंशन, एक्सेसिव एनालिसिस, फिर आजकल गूगल और जो एआई है, वो गूगल और एआई से लोग पढ़ पढ़ के अपनी छोटी छोटी बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे। ना केवल बीमारियों के बारे में, हर चीज़ को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, अपने रिलेशंस को, अपने सराउंडिंग्स को। तो उस स्ट्रेस की वजह से लोगों को पेट में जो समस्याएं हैं, चाहे वो इरिटेबल बाउल होना, चाहे वो सीवियर गैस्ट्राइटिस होना, चाहे वो कहें कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरा पेट का ब्लोटिंग हो रही है, मेरे पेट का फूलना, तो इसमें हमारी प्रैक्टिस में एज अ फिजिशियन ये पेशेंट्स अब बहुत एक बड़ी मात्रा बोलते हैं जिसमें जो एक्सेसिव लाइफस्टाइल स्ट्रेस के कारण उनको पेट में गैस्ट्राइटिस और अन्य बीमारियां होती हैं। सर, आपके प्रैक्टिस में इसके बारे में बताएं। बिल्कुल ठीक बात है, और अगेन बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन। पेट का फूलना, डॉक्टर साहब पहले मैं 3 चपाती खाता था, पेट टाइट नहीं होता था, अब मैं 1 खाता हूँ, मेरे को मुश्किल होती है, खाना मेरा ऊपर को आता है, पेट साफ़ नहीं होता है, मुझे डिस्कम्फर्ट, एक दुखन टाइप की फीलिंग रहती है, ये बहुत कॉमन सिम्टम है। एंड डॉक्टर कपूर इज़ वेरी राइट, दीज सिम्टम्स आर मोस्टली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मीनिंग अगर मैं आपको समझाऊँ डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ लाइफस्टाइल? व्हेन वी टॉक ऑफ लाइफस्टाइल मीन्स सेम, ओबेसिटी इज़ वेरी वेरी बिग रिस्क फैक्टर, स्ट्रेस बढ़ रहा है, आई एग्री, बट मोर एंड मोर साइंस बिलीव्स दैट रादर देन ओनली स्ट्रेस, द रिएक्शन टू स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को रिएक्ट कर रहे हैं अपने एटीट्यूड से, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल आर वेरी हाइपर रिएक्टिव, दे थिंक अ लॉट, उसका एंटिसिपेशन बहुत करते हैं, आने वाली चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, दैट क्रिएट्स एंड कंपाउंड्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। थर्ड, बहुत कॉफ़ी और टी का इंटेक बढ़ा है, कुछ रीज़न से लोग बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। लैक ऑफ स्लीप है, टाइमिंग नहीं है, सोशल मीडिया का यूज़ है, आपका जब सोने का टाइम है आप स्क्रीन पे हैं, तो आप एक प्रॉपर साउंड स्लीप को लैक कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, सारे फैक्टर मिल के दैट इज़ नॉट सो गुड वेट, यू आर ओबीज, यू आर रिएक्टिंग टू मच टू योर स्ट्रेस, आप टाइम पे मील नहीं खा रहे हैं, स्किप करते हैं, नींद ठीक से नहीं ले रहे हैं, रिलैक्सेशन नहीं है, इन सभी चीज़ों से ये सिम्टम बहुत आते हैं। और आपने बिल्कुल 16 ने सच बात बोली है कि पेशेंट इज़ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन दिस, उसको अपने इम्प्रूवमेंट शो करने होंगे इन सभी फैक्टर से, तभी वो परमानेंटली इन सिम्टम से निजात पाएगा, रादर देन ओनली मेडिसिन। फिर हम देखते हैं सर, जैसे एक किसी पेशेंट को रिफ्लक्स के सिम्टम में भी खाना ऊपर आ रहा है, या किसी को कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल किसी ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, वो उनको मैं रेड फ्लैग सिम्टम कहता हूँ कि लाइफस्टाइल पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। फिर हम इसको एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इन सब के बारे में बोलना शुरू करते हैं। कई लोग मानते हैं, कई लोग फिर अपने आसपास से सलाह देने लगते हैं। तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी फॉर दीज पेशेंट्स, फॉर एनी पेशेंट रिलेटेड टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स? यस, सो बिल्कुल सही बताया आपने। शुरू में जब आप इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ कुछ मेडिसिन देते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, विच सिम्टम इज़ मोर डोमिनेंट, यू ट्रीट अकॉर्डिंगली, एंड देन यू जज द रिलीफ इन नेक्स्ट 4 वीक्स और 6 वीक्स। या एट द आउटसेट आपने एक बड़ा अच्छा नाम लिया, रेड फ्लैग। अगर रेड फ्लैग सिम्टम है, सपोज़ किसी को एक्सेसिव वेट लॉस है, ब्लीडिंग हुआ है, बहुत अत्यधिक मात्रा में वॉमिटिंग है, सीवियर पेन है और एक्यूट ऑनसेट सिम्टम है, या एज मोर देन 45 to 50 है, these are the people who require endoscopy at the outset as well.
सो इन दोनों ग्रुप्स के अंदर आप एंडोस्कोपी गाइड करते हैं, क्योंकि आपको कुछ मेडिकल कारणों को भी रूल आउट करना है, जिसमें गैस्ट्राइटिस है, अल्सर्स हैं, कार्सिनोमाज हैं, एच पाइलोराई बैक्टीरिया है। इसी प्रकार से कोलोनोस्कोपी की हम बात जब करते हैं तो वो सारे पेशेंट जिन्होंने एट आउटसेट IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कॉन्स्टिपेशन से प्रेजेंट किया या उनके अंदर रेड फ्लैग्स थे, स्पेशली द लोअर GI ब्लीडिंग, अगर उसको मोशन में, स्टूल में ब्लड आता है, या अगेन हमने बात करी सिग्निफिकेंट खून की कमी है या वेट लॉस हुआ है, तो उन लोगों को, या एज मोर देन 50 इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर, वी एडवाइज कोलोनोस्कोपी एट द आउटसेट। या उनको आपने ट्रीट किया और उन्होंने मेडिकल दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये सभी लोग कोलोनोस्कोपी के कैंडिडेट बनते हैं। एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी डॉक्टर साहब एक कंसेप्ट है विच इज़ वेरी मच प्रैक्टिस्ड इन यूरोपियन कंट्रीज़ एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे बिलीव कि 50 साल, अभी तो उसको 45 कर दिया गया है, आप एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करते हैं, एक प्रिवेंटिव कोलोनोस्कोपी, जिसमें आप कोलोनोस्कोपी करके पॉलिप डिटेक्ट करते हैं अपने कोलोन में, क्योंकि कोलोन का जो कैंसर है वो पॉलिप से बनता है। तो अगर आप पॉलिप को अर्ली स्टेज पे पकड़ लेंगे तो आप शायद उसके कैंसर के कन्वर्जन को रोक लेंगे। तो दिस कंसेप्ट इज़ वेरी मच पॉपुलर एंड ऑलमोस्ट एसेंशियल इन वेस्टर्न कंट्रीज, दो इट्स स्टिल नॉट देयर विद अस। सो हूसोएवर हैज़ अ रिस्क फैक्टर या वो उनको फैमिली हिस्ट्री है, तो एटलीस्ट वो अपनी स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी आफ्टर 45 कराएं। यूजली 10 साल में एक बार हम लोग करते हैं। अब हम एक नए एज ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे यंगर जनरेशन है, जो मतलब टीनेजर्स हैं, वो भी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम करते हैं। उनको भी सीवियर, आजकल मैं देखता हूँ कि पेट में दर्द हो रहा है, सर पेशेंट आते हैं कि अंकल पेट में दर्द हो रहा है, हमारा मतलब कुछ भी खाते हैं तो अच्छा किसी का वेट गेन भी नहीं हो रहा। कोई एक अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा आया और उसको, जब मैंने, आपको याद नहीं होगा शायद, लगभग 5-6 महीने पहले आपको भी दिखाया है, एंड आपने उसका कोलोनोस्कोपी करा और उसको फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की अर्ली शुरुआत की ट्रीटमेंट आपने दी उसको। अब वो बच्चा मेरे पास फॉलोअप में आता है, इज़ वेल। सो इस तरह के सिम्टम्स जो हम पेरेंट्स को कैसे काउंसिल करें या कैसे हम पब्लिक समझें कि हर पेट दर्द गैस्ट्राइटिस नहीं है, हर दस्त होना एक नॉर्मल दस्त नहीं है जिसमें हमें केमिस्ट से जाके दवाई लेनी है, या हर वो बीमारी एक सिंपल बीमारी नहीं है जो पेट से रिलेटेड हो। तो उसको हम कैसे आइडियली डिफरेंशिएट करें अपार्ट फ्रॉम सिम्टम्स? टेस्ट के बारे में कुछ जी। इसको मैं 2 में डिवाइड करूँगा। एक कि क्या टेस्ट ज़रूरी है, सबका एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है कि क्यों टेस्ट करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक अच्छा सुझाव। अगर वो टेस्ट रेलिवेंट है, जैसे हमने बताया कि अगर रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं, ऐसे सिम्टम जो नॉर्मली नहीं मिलते, जैसे हमने ब्लीडिंग की बात करी, उस बच्चे को भी ब्लीडिंग थी, या वो लोग जो इनिशियल दवाइयों और लाइफस्टाइल चेंजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ये एक आइडियल कैंडिडेट है जिसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना है और रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन करना है। सो सपोज ब्लीडिंग स्टूल में है तो ऑफकोर्स कोलोनोस्कोपी करना है, उसमें अल्ट्रासाउंड से आपको डायग्नोसिस नहीं मिलेगा। नाउ ये वाले जो पेशेंट्स हैं, हमें लगता है कि उनको समझना है कि जब आप केमिस्ट से दवा लेते हैं या सेल्फ मेडिकेट करते हैं, तो आप बीमारी को विंडो दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं बढ़ने का। और शायद ऐसा भी संभव है कि वो बीमारी लेटर ऑन, मे बी मंथ लेटर, 2 मंथ लेटर, इट कैन प्रेजेंट एट अ लेट स्टेज वेयर द क्यूरेटिव मोडेलिटीज आर नॉट वेरी मच। So I think it's a right advice that should be followed, and as physician we have to see whether the investigations are indicated at the outset in view of the alarming symptoms or red flags, or person has not responded. So these people should be sent for relevant investigations. तो सर, इन बातों को, अपनी कन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हुए, मैं इस जनरल प्रैक्टिस में मैं ऑलमोस्ट 100-150 पेशेंट रोज के देखता हूँ, जिसमें से काफ़ी हाई परसेंटेज पेट से रिलेटेड बीमारियों के ही पेशेंट हैं। मैं उनको हमेशा वही सलाह देता हूँ जो अब मैं आपको बताऊँगा कि माइंड को रिलैक्स रखें, अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज़ करें, माइंड को, स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डॉक्टर के पास अपने जो पड़ोसियों हैं उनसे सलाह लेने से अच्छा डॉक्टर से सलाह लें, और डॉक्टर हमेशा जो भी एडवाइस करता है यूजुअली इन बीमारियों में वो सही होता है। जो रेलेवेंट टेस्ट करवाए, या डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपको गैस्ट्रो के पास जाना है तो वो सही समय पे जाके बीमारी का सही इलाज करें, तभी आउटकम्स हमारे अच्छे रहेंगे, तभी हमारी प्रोडक्टिव लाइफ अच्छे से बीतेगी। सर, आपके लास्ट कमेंट्स। बिल्कुल, आई कांट एग्री मोर, यू आर वेरी राइट। यू नो, द ओनली थिंग दैट विल सेव अस फ्रॉम मेडिकल issues is lifestyle,
एंड अगर मैं एक लाइन में हेल्थ को बोलूँ तो हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग. And if you achieve all these three at a large extent, I don't say that you can achieve it to a 100% level, but try to achieve as good as possible. Sometimes you can be little naughty and little nice also. I mean, आप बहुत दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. There should be a balance, and I think that will save you from hospital, that will save from the illnesses, and that will give you a good quality of life as well. That's very, very important. Thank you, sir. Thank you.